Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Muhammad Ashraf Rahman, your instructor for CFAP 3 Strategy and Performance Measurement. मेरे आज की ओरिएंटेशन क्लास के अंदर जो हमारे मेन कंटेंट हैं जो हम डिस्कस करेंगे वो अभी आपके साथ आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज हमें कौन सा चाहिए जिसके ज़रिए हम इसकी तैयारी कर सकें। उसके साथ हमें फिर आई कैप की ग्रिड को देखना है कि आई कैप ने हमें पासिंग के लिए क्या ग्रिड्स प्रोवाइड की हुई हैं, हम किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम इस पेपर को पहले अटैम्प्ट में पास करने के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम इस पेपर को अच्छे तरीके से ग्रैस्प भी कर लें और उसके साथ साथ फिर हम बाकायदा तौर पर इसमें कामयाबी भी हासिल कर लें। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग पास पेपर एनालिसिस, जो कि हमारी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है जिसके बगैर हम आगे चल ही नहीं सकते, जिससे इससे हमें ट्रेंड के साथ साथ एग्जामिनर की अप्रोच का पता लगता है कि एग्जामिनर किस तरह से सवाल पुट करता है और उन सवालों को हमने किस तरह से टैकल करना है। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जानते हैं कि इस मरतबा एग्जामिनर ने आपका पेपर कंप्यूटर बेस कर दिया है, सॉफ्टवेयर बेस है। अब सॉफ्टवेयर बेस से मुराद ये है कि अब आप पेपर पे नहीं देंगे, अब आप अपना एग्ज़ाम कंप्यूटर पे टाइप करके देंगे। तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसकी एक छोटी सी डेमो जो है वो मैंने इसमें आज की प्रेजेंटेशन में शामिल की है। एंड देन कुछ एग्ज़ाम टिप्स हैं कि एक अच्छे स्टूडेंट को एग्ज़ाम के लिए किस तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एंड एग्ज़ाम फिर एनालिसिस होगा इसमें, और उसके बाद फिर हम एग्ज़ाम एनालिसिस से मुराद है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या कौन कौन से क्वेश्चन आती हैं, उनके टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होती हैं। तो इंशाल्लाह फिर आगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे आज का एजेंडा है जो हम अपनी इस ओरिएंटेशन क्लास में डिस्कस करेंगे। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ओरिएंटेशन क्लास को बहुत ध्यान से फोकस करके देखिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी नई मालूमात और स्पेशली जो आपके पास सॉफ्टवेयर बेस्ड एग्ज़ाम और फिर आपके पास पेपर को पास कैसे करना है और उसके साथ साथ पास पेपर एनालिसिस और आई कैप ग्रेड, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि इसमें लेटेस्ट पेपर के एनालिसिस को भी साथ शामिल किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम माय इंट्रोडक्शन। आई एम PhD स्कॉलर और आई डिड स्टार्ट माय टीचिंग प्रोफेशन कैरियर फ्रॉम स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी इन 1997। तो 1997 से आज तक देखो तो अब 26 साल हो गए हैं इस CA के स्टूडेंट्स को और SSC के स्टूडेंट को सर्व करते हुए। और उसके साथ साथ फिर मैंने मुख्तलिफ इदारों के अंदर काम किया और उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह नॉट इन पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी मैंने बहुत सारे जो है बेसिकली ACCA और ICAW के कोर्सेज जो है वो कंडक्ट करवाए हैं, रिवीजन क्लासेस कंडक्ट करवाई हैं। तो इट्स माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जस्ट कम टू द पॉइंट। हम सबसे पहले अपने इस यू कैन से रोड मैप को देखते हैं कि कहाँ से आपने अपने काम का आगाज़ किया था। आई गेस आप में से बहुत सारे लोगों ने तो PRC नहीं किया होगा, उस ज़माने में PRC नहीं होता था, लेकिन CFAP और यहाँ तक तो माशाल्लाह आप ये दो चीज़ों से आपसे काफ़ी फैमिलियरिटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो कोर्स है उसमें मैनेजेरियल पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है और उसमें कुछ थोड़ा सा पार्ट आपके पास जो है वो फाइनेंस का भी है। और ये कोर्स आपको मालूम है कि इस कोर्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग करने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर प्लान बनाने के लिए सिर्फ फाइनेंस का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि उसके साथ साथ आप जानते हैं कि हम नॉन फाइनेंशियल आस्पेक्ट या नॉन फाइनेंशियल एरियाज को भी डिस्कस करते हैं। और बल्कि यूँ कहना चाहिए कि 60% नॉन फाइनेंशियल आस्पेक्ट होते हैं और 40% के नज़दीक कोई आपके फाइनेंशियल जो है वो एरियाज होते हैं, जिन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप अपने फ्यूचर डिसीजन मेकिंग करते हैं और अपनी कंपनी का करंट एनालिसिस करते हैं। तो इस पूरे के पूरे पार्ट में सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ थी PRC 5 जो हमारा पेपर था वो सारा का सारा मैनेजरियल पार्ट था और उसमें 100% मैनेजरियल चीज़ें ही थी। आल दो उसमें कोई 5% या कोई 2% आप लगा लें, यानी 2 से 5% थोड़ा सा आपके पास फाइनेंस का पार्ट है। बाकी यूँ समझ लीजिए कि 95 से 97 तक का जो आपका पार्ट है वो सारा मैनेजरियल पार्ट है, जिसमें आप मुख्तलिफ तरह की डिसीजन मेकिंग, मैनेजरियल पार्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर प्लान्स पढ़ते हैं। तो ये सारा का सारा मैनेजरियल पार्ट कहलाता है। उसके बाद आपने एक पेपर आया अभी जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराया गया है 2021 के अंदर, उसका नाम है मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस और इसकी परसेंटेज आई कैप नहीं दी हुई है। इसके अंदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल आस्पेक्ट हैं। फाइनेंशियल एरियाज को 60% और 40% जो है
वो आपने नॉन फाइनेंशियल एरिया पर सवाल पुट करने होते हैं। ये एग्जामिनर ने अपनी आई कैप ग्रिड में दिया हुआ है। यानी इस वक्त जो आप CFAP 3 में पढ़ रहे हैं वो सारा मैनेजरियल पार्ट है, जिसमें आपने स्ट्रेटजी डेवलपमेंट पढ़नी है। इसमें भी 2 पार्ट हैं, लेकिन इसमें फाइनेंशियल का पार्ट 20% है और इसमें नॉन फाइनेंशियल का पार्ट 80% है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपने जो यहाँ पर लर्निंग की थी उस लर्निंग को अब आप यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमने कहा था हम बैकग्राउंड नॉलेज को देखेंगे कि हम कहाँ से इंफॉर्मेशन ड्राइव करेंगे और कहाँ से उस इंफॉर्मेशन को आगे फर्दर यूटिलाइज करेंगे। तो अभी ड्राइव करने के लिए CFAP 3 में जिन लोगों के पास ये वाला पेपर जिन्होंने दिया हुआ है वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं भी दिया हुआ उन्होंने ये वाला पेपर ज़रूर दिया होगा, BMBS। तो जिन स्टूडेंट ने BMBS का पेपर दिया हुआ है उन्हें यहाँ से अराउंड तकरीबन कोई 35% हेल्प मिल सकती है। यानी उन्होंने यहाँ 35% अराउंड वो पढ़ा होता है। और यहाँ पर आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 5% का फ़र्क है। तो समझ लीजिए कि आलमोस्ट इन दोनों में आपको मालूमात मिल जाएंगी। लेकिन बच्चे एक बहुत बड़ा फ़र्क है, जिन लोगों ने BMBS पढ़ा हुआ है उन्होंने अप्लाइड सवाल बहुत थोड़े पढ़े होंगे, बहुत माइनर लेवल के ऊपर। जबकि जो हजरात आप में से MFA पढ़ के आ रहे हैं, फाइनेंशियल पार्ट तो होता ही अप्लाइड है, मैनेजेरियल पार्ट भी सारा का सारा अप्लाइड है। यहाँ पर अप्लाइड से क्या मुराद होती है बच्चे, हमारी अगली जो वीडियोस होंगी उनमें आप यकीनन अप्लाइड चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा तफसील से पढ़ लेंगे। बट अप्लाइड होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक सिनेरियो आपको दे दिया जाता है और एक वो स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, आपने उस सवाल को उस स्पेसिफिक सिचुएशन के मुताबिक सॉल्व करना होता है। वरना आपको अगर BMBS के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ज़हन में तो होगा कि एक्सप्लेन बॉर्डर 5 फोर्सेस, एक्सप्लेन पेस्टल, तो बच्चे इस तरह के सवाल CFAP में नहीं आते, CFAP में अप्लाइड सवाल आते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आज की ओरिएंटेशन में अप्लाइड सवाल हमने लास्ट में डिस्कस करने हैं, तो उसको हम इंशाल्लाह काफ़ी तफसील से डिस्कस करेंगे कि अप्लाइड सवाल में और एक सिंपल सवाल में क्या फ़र्क होता है। तो बच्चे यहाँ हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो इस वक्त हमारा डाटा मौजूद है, इस डाटा के मुताबिक जिस स्टूडेंट ने CFAP लेवल पे ऊपर फाइनेंशियल और मैनेजरियल पार्ट पढ़ा हुआ है या BMBS पढ़ा हुआ है, वो अपनी इंफॉर्मेशन को एज ए बैकग्राउंड नॉलेज इस्तेमाल कर सकता है इस पेपर के लिए। लेकिन जिन्होंने MFA पढ़ा हुआ है उन्हें 100% सपोर्ट मिलेगी इन एरियाज़ के अंदर। कम टू द लास्ट एरिया, वंस इंशाल्लाह यू विल क्वालिफाई योर CFAP 03। उसके बाद जब आप MSA2 लेवल पे पहुंचेंगे तो इसी MSA2 लेवल में बिजनेस इवैल्यूएशन का काम होगा, जिसमें यही वाला आपका नॉन फाइनेंशियल पार्ट आगे जाके मजीद जो है 60% आपसे फिर पूछा जाएगा। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ये एग्जामिनर मुसलसल इसी चीज़ को आपसे पूछता हुआ आगे आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा ये मैनेजरियल पार्ट कहाँ से शुरू होता है CA में और कहाँ तक लास्ट तक ये आपको सपोर्ट करता है और आपको पढ़ना पड़ता है और इसका एग्ज़ाम को आपने पास भी करना होता है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ामिनर की नज़र में इस मैनेजरियल या इस पेपर की कितनी इंपॉर्टेंस है। और जो स्टूडेंट इसको ये समझते हैं कि ये तो रट्टे वाला पेपर है, आराम से पढ़ेंगे, किताब देखेंगे, तो मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट ये करूँगा कि दिस वुड नॉट बी ईजी फॉर दोज पीपल हु आर कंसीविंग कि ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर है। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर नहीं होता। बिल्कुल रिसेंट पेपर भी इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करता हूँ, तो आप देखिएगा कि उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस 90% नहीं, 99% नहीं, 100% अप्लाइड थे। नाउ तो बैकग्राउंड नॉलेज में मैंने आपको भी बताया कि अगर आपने बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियर स्टडी, जिसको आप BMBS कहते हैं, CAP 4 पेपर का नाम होता था, या मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस यहाँ से न्यू सिलेबस के मुताबिक, और इंट्रोडक्शन टू बिजनेस PRC 5 में से कहीं ना कहीं से आपको इस पेपर के लिए बैकग्राउंड नॉलेज मिल सकता है। ये मालूमात सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जिसने जो पेपर पढ़ा हुआ है। जिन्होंने BMBS पढ़ा हुआ है, ये बाकी 2 नहीं पढ़े हुए, वो इसको डिस्कस ना करें, और जिन्होंने ये 2 पढ़े हुए, ये कम से कम इनमें से 1 पढ़ा हुआ है, तो वो उनको रिवाइज करके वहाँ से इंफॉर्मेशन ड्राइव कर सकते हैं, जो कि उन्होंने ये पेपर पढ़ के पास भी किया होगा इंशाल्लाह। नाउ फ्यूचर में मैं जैसे आपसे शेयर कर चुका हूँ कि MSA2 में आपने आगे फर्दर मजीद इसको इस्तेमाल करना है। आलमोस्ट कोई 56% तो एग्ज़ाम का, ये मैंने वहाँ आप कहेंगे मैंने 60 लिखा हुआ था, असल में एग्जामिनर ने ग्रिड में 60 लिखा हुआ है, लेकिन जो हमने पास पेपर एनालिसिस किया है तो मैनेजरियल पार्ट से ऑन एवरेज
एग्जामिनर तकरीबन 56% जो है वो एग्जाम में आपसे पूछ रहा है अपने MSc2 के पेपर में, और कहाँ से, आपके CFAP3 के पेपर में से। अब हम चलते हैं बच्चे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया की तरफ, और वो है हमारी ग्रिड जो कि एग्जामिनर ने हमें प्रोवाइड की हुई है। इस ग्रिड के मुताबिक इस पेपर को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। इसको एग्जामिनर ऑलमोस्ट यूं भी लिखता है, FIS। दूसरा आपके पास है जी स्ट्रेटेजी एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, SMIT। तीसरे को बच्चे वो लिखता है आपके पास MS&H, और चौथे को परफॉर्मेंस मेजरमेंट को PM, और एथिक्स के लिए E इस्तेमाल करता है बच्चे। ये इस लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन हम पूरा नाम ही देखेंगे। स्ट्रेटजी एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, ये M फॉर मार्केटिंग है, ये S फॉर सप्लाई चेन है, और H फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए ये P है, ये M इस्तेमाल होता है, एथिक्स के लिए E इस्तेमाल हुआ। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि एग्जामिनर ने इनकी वेटेज कितनी रखी हुई है। बड़े सबसे पहले जो FIS है, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी, इसकी वेटेज दी हुई है एग्जामिनर ने 25 to 30%। यानी एग्जामिनर ने हमें बताया है कि इन एरियाज को तैयार कर लिया जाए तो इन एरिया से आपको 25 से 30% जो है वो मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। यहाँ बच्चे आपके पास 9 चैप्टर हैं टोटल। अभी इंशाल्लाह मैं अगली स्लाइड में चैप्टर भी आपसे डिस्कस करता हूँ कि FIS के चैप्टर कौन कौन से हैं। दूसरा है स्ट्रेटजी एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वेटेज देखिएगा बच्चे, वेटेज है 10 to 15%, एंड देयर इज ओनली 1 चैप्टर, ओनली 1 चैप्टर इज देयर। यहां आपके पास एक ही चैप्टर है। देन स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, सप्लाई चेन एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहां आपके पास 5 चैप्टर हैं, और यहां वेटेज है 25 to 30%। मैं अभी इंशाल्लाह जब आपके साथ ये शेयर करूंगा कि इस पेपर को पास करने की टेक्निक क्या है, तो आप इंशाल्लाह इस परसेंटेज और नंबर ऑफ चैप्टर को साथ मिला के बड़ी बासानी अच्छा कॉम्बिनेशन डेवलप कर सकते हैं। देन परफॉर्मेंस मेजरमेंट, यहां देखिएगा बच्चे आपके पास 15 to 25% है, और सिर्फ 2 चैप्टर हैं। और यहां आपके पास है एथिक्स, और इस एथिक्स में आपके पास है यहां पर 3 चैप्टर्स। तो इन 3 चैप्टर को रीड आउट करने के बाद आप 10 to 15% मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं। ये तो है बच्चे इसकी एक ग्रिड मालूमात जो कि एग्जामिनर ने हमें प्रोवाइड की है। आइए अब मैं आपको अपनी तफसील से बता देता हूं कि इन पे कौन कौन से चैप्टर्स अवेलेबल हैं। लुक एट दिस, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी की वेटेज है 25 to 30%। तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इस मरतबा ICAP ने आप स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा भला किया है कि जो सिलेबस तब्दील हुआ 21 के अंदर, तो 21 स्कीम के तहत जो नई किताब है उस किताब के चैप्टर के सीक्वेंस के मुताबिक ही ICAP ग्रेड भी साथ साथ चल रही है, जिसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट को जंपिंग नहीं करनी पड़ती कि ये वाला डाटा यहाँ से लेना है, ये यहाँ से लेना है। अब आपने सीक्वेंशियल तैयारी करनी है। स्ट्रेटजी एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, only 1 chapter is there and having 10 to 15% weightage, whereas strategic marketing, supply chain and human resource management के अंदर चैप्टर 11, 12, 13, 14 and 15 5 चैप्टर बचे यहाँ पर, और वेटेज है 25 to 30%। और परफॉर्मेंस मेजरमेंट के 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 16 and 17, और एथिक्स के चैप्टर नंबर 18, 19 and 20। अब बच्चे अगर आप गौर से देखें तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने इस पेपर को पास करना होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कोई चीज़ छोड़नी है, बी केयरफुल अबाउट इट, कोई चीज़ छोड़ कर नहीं जानी। 100% पेपर अटैम्प्ट करना है, लेकिन बच्चे पेपर की तैयारी का एक तरीकाकार होता है। यानी आपके पास वो हिट एंड ट्रायल की बुनियाद पर नहीं, बल्कि एक स्पेसिफिक मेथड के तहत कि आप पेपर पास कर सकें। एक होता है कि जी बस ठीक है, होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना तो नहीं होगा जी, बस ये इट्स नॉट अ गुड वे एंड इट्स नॉट अ प्रोफेशनल अप्रोच। द राइट वे इज़
कि आप बाकायदा तौर पर एक ऐसी अप्रोच इस्तेमाल करें जिसमें इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से 100% सक्सेस के चांसेस मौजूद हों। तो उसके मुताबिक हम यहाँ देखते हैं हमारे पास वे क्या है। बच्चे अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो परसेंटेज है, सबसे पहले इसकी तरफ चलते हैं बच्चे। ओनली वन चैप्टर इज देयर, ओनली वन चैप्टर। अब आप देखिए, अगर मैं इस चैप्टर को 100% तैयार करता हूं तो मुझे मालूम है कि मिनिमम भी आया तो 10% मार्क्स तो इंशाल्लाह मैं हासिल कर ही लूँगा। तो मेरे पास बहुत बाआसानी ये 10 मार्क्स मैं यहाँ पर मैनेज कर रहा हूँ। उसके बाद बच्चे मेरे पास दूसरा बड़ा एरिया है, यहाँ एक चैप्टर है, यहाँ 2 चैप्टर हैं। अब 2 चैप्टर के ऊपर भी अगर मैं 12 to 25 के इन बिटवीन ले लेता हूँ, एग्जामिनर ने ना 15 दिया है ना 25 दिया, इन बिटवीन दे दिया, इन बिटवीन मैं कहता हूँ 20% ले लें आप। 10 मार्क्स 20% मार्क्स यहाँ से हासिल कर लिए। और ये एरिया आपका वो एरिया है जो आप जब से अकाउंटिंग या जब से सीए की लाइन में आए हैं तब से आप इसको पढ़ रहे हैं। रेशोज़ क्या होती हैं, उन रेशो की कैलकुलेशंस क्या होती हैं, उसकी बुनियाद पर आपने कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बतानी होती है। तो ये आपके लिए रेशोज़ की कैलकुलेशन इज़ नॉट अ बिग डील आई गेस। तो मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए सबसे आसान तरीन एरिया है जहाँ से आप आसानी से मार्क्स हासिल कर सकते हैं और एग्जामिनर इस पर बड़ा ख्याल रखता है। आखिर में बच्चे आपके पास 3 चैप्टर हैं और वो यहाँ हैं, और यहाँ पर जो आपकी परसेंटेज भी आपके सामने है, इसको मैं 12 कर लेता हूँ चूँकि ये आलमोस्ट इन बिटवीन ले रहे हैं ना चूँकि हम, तो यहाँ भी हम 12 ही ले लेते हैं। अब जरा देखिएगा बच्चे, टोटल कितने चैप्टर तैयार किए हमने, 3 to 5 and 6 चैप्टर्स तैयार किए हमने। और इस 6 चैप्टर्स की तैयारी के बाद हमारे पास यहाँ पर ये हो गया 4 और यहाँ पर ये भी हो गया 4। सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर, कितने से आउट ऑफ 20 चैप्टर में से आप इन हिस्सों की तैयारी पहले मुकम्मल करके बड़ी ही बासानी एक मोहर लगा सकते हैं कि ये 44 में से मार्क्स मैंने ज़रूर हासिल करने हैं। मैं कहता हूँ आप 44% मार्क्स पूरे नहीं ले सके, कोई इसमें दरमियान में गैप रह गया, कोई इसमें प्रॉब्लम रह गई, मैं इसमें क्वेश्चन दे देता हूँ आपको 4 नंबर का। चलें आप 4 नंबर को भी छोड़ें, आप इसमें पूरे 9 नंबर का क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं कहता हूँ आपने 35% मार्क्स गेन कर लिए। अब बच्चे आपके पास बज़ाहिर 2 बड़े एरियाज़ हैं और इन 2 बड़े एरिया में से आपने दोनों की परसेंटेज मिला के अराउंड 60% बन रही है। 30 और 30 60, 25 और 25 अगर मिनिमम लूँ तो ये एटलीस्ट हमारी 50% बनती है। 50 नंबरों में से सिर्फ 15 नंबर लेने हैं। बच्चे जरा एरर रेशो तो निकालें। अगर मैं 50 में से 25% एरर करूँ और 25% ठीक लिखूँ तो तब भी मेरे पास 50% एरर रेशो निकलती है। जबकि बच्चे मैं कहता हूं कि मुझे 80% नहीं तो 70% एरर करने की गुंजाइश मौजूद है। सिर्फ 30% ठीक लिखूं तो 15 नंबर आ जाते हैं 50 में से। यानी 50 नंबर में से अगर मैं 70% गलत लिख दूं और 30% बिल्कुल ठीक लिखूं तो मैं बड़ी ही बाआसानी अपने 15 नंबर हासिल कर सकता हूं। चूँकि 15 मार्क्स अकॉर्डिंग टू 50 मार्क्स ये हमारे तकरीबन को 30% बनते हैं। तो बच्चे क्या ख्याल है, आपके पास ये एरिया बहुत बड़ा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर 9 चैप्टर हैं और यहाँ पर आपके पास 5 चैप्टर हैं। तो पहले मैं इन 5 चैप्टर को ग्रैस्प करता हूँ जो कि हैं भी बहुत आसान। इस पूरे के पूरे कोर्स में अगर कोई चीज़ मुश्किल है तो ये पहले 9 चैप्टर है, चूँकि इनमें काफ़ी डिफ़िकल्टी है, स्ट्रेटजी डेवलप करनी होती, उससे कम डिफ़िकल्टी लेवल इसका होता है, उससे कम डिफ़िकल्ट लेवल इसका होता है, उससे कम डिफिकल्ट लेवल इसका होता है। ये सबसे आसान होता है आपके एग्जाम के अंदर, सबसे आसान, चूँकि ये बच्चे आपका रोज़मर्रा की रूटीन का, यानी हर सब्जेक्ट में आपने कहीं ना कहीं अकाउंटिंग फाइनेंस पढ़ना होता है, रेशोज़ निकालनी होती हैं, कैलकुलेशंस करनी होती हैं, फाइनेंशियल मॉडल्स लगाने होते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इसलिए ये देखिएगा बच्चे, अगर मैं इस 5 को लेता हूँ और यहाँ पर मेरे पास परसेंटेज है 25 to 30%, और मैं ये कहता हूँ कि एग्ज़ाम के अंदर ये 25% ही आया है और मैं उसमें से सिर्फ 15% ले चुका हूँ, तो यूँ समझ लीजिए कि देखिए बच्चे मेरे पास 50 के बाद मैं सिक्योर हो गया हूँ और अभी भी मेरे पास ये गुंजाइश मौजूद है। आपका ख्याल तैयारी तो आपने सही करके जानी है ना। तो ये देखिए, इस पेपर को पास करना इतना आसान है कि अगर आप थोड़ी सी टैक्टिस के साथ खेलें और बहुत ही एहतियात के साथ अगर आप चलें,
इस पेपर को ज़ाया नहीं किया जा सकता, इस पेपर को बड़ी बासानी पहली अटैम्प्ट में पास किया जा सकता है। बट इट्स टोटली अप टू यू कि हाउ यू मैनेज दिस पेपर एज पर योर रिक्वायरमेंट या एज पर योर यू कैन से चॉइस। अब इन चैप्टर की एक छोटी सी एक इन ग्लांस हमारे पास हम देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। इनके नाम इस वक्त डिस्कस करना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कि इन तमाम के अंदर मुख्तलिफ तरह की स्ट्रेटजीज हैं। किसी में इंटरनल एनालिसिस है, किसी में एक्सटर्नल एनालिसिस है, किसी में स्ट्रेटजी डेवलपमेंट है। तो इंशाल्लाह जब आप अगली मेरी जो फर्स्ट लेक्चर की जो स्लाइड देखेंगे आप, तो इंशाल्लाह उसमें इसकी पूरी तफसील मौजूद होगी कि इंटरनल एनालिसिस क्या होता है, एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है, और स्ट्रेटजी डेवलपमेंट क्या होती है, सोल्यूशन क्या होता है, रिकमेंडेशंस क्या होती हैं। ये तमाम चीज़ें मैंने अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करनी है आपसे। नाउ कम टू द पास पेपर एनालिसिस। मेरे पास पेपर एनालिसिस हमें हमेशा अपने एग्जामिनर की पास हिस्ट्री बताता है कि एग्जामिनर ने जो हमें ग्रिड दी हुई थी, अभी हमने ग्रिड पढ़ी है, FIS की ग्रिड 25 to 30% थी, और उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ही चैप्टर 10 to 15% था, फिर मार्केटिंग, सप्लाई चेन और ह्यूमन रिसोर्स 25 to 30% था, फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट हमारे पास जो है वो 15 to 25% थी, और उसके बाद आखिर में हमारे पास था एथिक्स जिसमें 3 चैप्टर थे, उसमें 10 to 15% पासिंग परसेंटेज थी। हम देखते हैं कि क्या ICAP ने, हमारे एग्जामिनर ने इसको फॉलो भी किया कि नहीं किया। सबसे पहले हम एक्यूमुलेटिव देख लेते हैं बच्चे। मेरे एक्यूमुलेटिवली ये जो हमारे पास ये ग्रेड है 25 to 30%, ये देखिएगा मैंने जो रेड आइडेंटिफाई की हैं ये वो सूरतें हैं जिन सूरतों में एग्जामिनर ने इनको फॉलो नहीं किया। लेकिन आप अपना करंट पेपर देखिए, ये आपका करंट पेपर था जून 2023 का, एग्जामिनर ने इसके मुताबिक ज़रा देखिएगा एग्जैक्ट 30% को फॉलो किया है। यहाँ 15% था, एग्जामिनर ने एग्जैक्ट 15% को फॉलो किया। यहाँ 20% था, यहाँ एग्जैक्ट 20% को फॉलो किया। यहाँ 25% था, 20% को फॉलो किया, और यहाँ 15% था, यहाँ 15 को फॉलो किया। तो इस तरह से एग्जामिनर ने अपनी ग्रिड में इस मरतबा करंट लेवल के ऊपर कोई तब्दीली यानी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। अब आप कहेंगे सर यहाँ भी तो प्रॉब्लम आई थी। ये जब आपने मेरी पिछले अगर कभी मेरी जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपने सुने होंगे तो वहाँ पर एग्जामिनर को मैंने काफ़ी तफसील से डिस्कस किया हुआ है। ये अल्टीमेटली इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सम टाइम ये फील होती है। लेकिन बच्चे आपको भी मालूम है कि नया पेपर था, एग्जामिनर सीखते सीखते वक्त लगाता है, आहिस्ता आहिस्ता अपने असल टारगेट तक आता है। तो माशाल्लाह आप तो उस वक्त उन स्टूडेंट में शामिल हैं जहाँ पर एग्जामिनर अलाइन हो चुका है और अब उसने वो पेपर को उसके मुताबिक ही कंसीडर करना है। मैं आपको इसका जो पुराना पेपर था उसके भी एक आपको एक्यूमुलेटिव दिखा सकता हूँ। इससे पहले इस पेपर का नाम था BMS, बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी। मैं उसकी भी एक एक्यूमुलेटिव आपको, ये देखिएगा एग्जामिनर ने यहाँ तक प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम आई यहाँ पर, ये देखिएगा यहाँ पर इस एरिया में दूसरे पेपर और आखिरी 3 पेपर देखिए एग्जामिनर अपनी ग्रिड में किसी जगह कोई प्रॉब्लम या मिस्टेक नहीं की, इस ग्रिड के मुताबिक हर चीज़ को फॉलो किया। ये पुराना सिलेबस था 21 से पहले जो सिलेबस था ये उसके मुताबिक। तो आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता जब एग्जामिनर अलाइन होता है तो आइंदे आने वाले वक्तों में आपको ये चांस होता है कि इंशाल्लाह एग्जामिनर अपनी ग्रिड को फॉलो करेगा। हालांकि एग्जामिनर ने ये बात बड़ी वाज़ेह बताई हुई है कि ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, एग्जामिनर इसके नज़दीक होगा, इसमें कुछ परसेंटेज की गुंजाइश मौजूद होती है। तो देखिए बच्चे यहाँ पर भी 35% पर आना था, कुछ 6% की गुंजाइश उसने यहाँ पर रखी हुई है। तो कुछ परसेंटेज की गुंजाइश वो सम टाइम कर लेता है। लेकिन ये आपको बताऊँ, जब आप इंशाल्लाह पूरा सिलेबस पढ़ेंगे तो सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं, एक ही कंटेंट 2 जगह पढ़े जा सकते हैं। जैसे IT का सब्जेक्ट है, अब IT को एज ए IT पढ़ा जा सकता है या IT को एज ए सोल्यूशन ऑफ एनी मॉडल पढ़ा जा सकता है। तो अब आपको तो नहीं ना मालूम कि एग्जामिनर ने IT के सोल्यूशन को FIS के सिलेबस में पूछा हुआ है या उसने इसको SMIT में पूछा हुआ है। ये आप और मैं जज नहीं कर सकते, सॉरी आप ये जज नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, स्टूडेंट उसको कंसीव रॉन्ग कर लेता है। हम बेसिकली जब ये नंबरिंग कर रहे होते हैं तो हम स्टूडेंट के एंगल से डिस्कस कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट ने इसको यहाँ कंसीव किया है और इसके इतने मार्क्स बन रहे हैं। वरना नॉर्मल रूटीन में ICAP अपने ग्रिड के तकरीबन बहुत नज़दीक तरीन रहता है और उससे दूर नहीं जाता। स्पेशली जब से ये नई स्कीम आई है उसके बाद तो ऑलमोस्ट जितने भी पेपर आ रहे हैं उसमें एग्जामिनर काफ़ी हद तक अपने सिलेबस और अपने ग्रिड के बहुत नज़दीक तरीन रहा है। तो यू आर लकी अगेन। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो रिसेंट पेपर है इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो अगला पेपर दिसंबर में आएगा इंशाल्लाह उसमें भी एग्जामिनर अपने इसी ग्रिड को प्रॉपरली फॉलो करेगा। तो अगर आपने इस ग्रिड के मुताबिक तैयारी की हुई है तो इंशाल्लाह होपफुली आपके पेपर की सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे।
नाउ मैं एक पेपर आपसे ज़रूर शेयर करता हूँ, इस मतलब रिसेंटली जो पेपर आया हुआ है फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन में, आपको मालूम है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक होता है, यहाँ से चैप्टर नंबर 3 और 5 से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। स्टडी एंड मैनेजमेंट जो कि चैप्टर है ही एक, तो यहाँ पर एक ही चैप्टर में से उसने 7 पीस पूछा हुआ है। और इसी तरह बच्चे सप्लाई चेन और मार्केटिंग में से 3 चैप्टर हैं, उसमें सिर्फ 5 चैप्टर में से 2 पूछे हैं, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर 15। ये मैंने चैप्टर की लिस्ट बनाई हुई है और ये मार्क्स हैं जो एग्जामिनर ने मार्क्स के मुताबिक सवाल पूछे हुए हैं। और परफॉर्मेंस मेजरमेंट में एग्जामिनर ने चैप्टर नंबर 16 में से दोनों के दोनों सवाल पूछे हुए हैं और एथिक्स में से उन्होंने चैप्टर नंबर 19 और 20 में से सवाल पूछा हुआ है। तो ये बच्चे हमारे पास ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ये एग्जामिनर के कंटेंट है। इसको इस वक्त डिस्कस करना थोड़ा सा बियॉन्ड द टाइम होगा, अभी तो ये वक्त नहीं आया। अभी तो आज हमारा मेन काम था कि हम ग्रिड को देखते कि क्या आई कैप ने अपने ग्रिड को प्रॉपर्ली फॉलो किया कि नहीं किया। हाँ, वंस यू विल कंप्लीट योर कोर्स तो फिर आपको इस तरह की बातें ज़्यादा यानी आसान लगेंगी कि किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है। तो यही सारी स्लाइड्स मैं आपको इंशाल्लाह आपके पोर्टल के ऊपर रखवा भी दूंगा, रिक्वेस्ट कर दूंगा मैनेजमेंट से। ये जो मैंने परसेंटेज दी हुई है सारी परसेंटेज है, ये 30% में आया हुआ है, ये 15 में, ये 20 में, ये 20 में, ये अभी मैंने क्यूमुलेटिव में आपके साथ शेयर भी की है। इस तरह बच्चे आपके पास अगला पेपर है, अगले पेपर में भी इसी तरह आपके पास परसेंटेज मैंने आपको बता दी हुई है, यहाँ पर उसका डिटेल एनालिसिस है। तो ये था बच्चे हमारा पास पेपर एनालिसिस। अब जो बच्चे हमारा आज का इंतहाई इंपॉर्टेंट कंटेंट था बच्चे, वो था सॉफ्टवेयर बेस्ड एग्जाम। मेरे सॉफ्टवेयर बेस्ड एग्जाम से मुराद ये है कि अब आप पेपर को अपने यानी पेपर के ऊपर यानी एग्जाम को आपने कागज़ के ऊपर नहीं लिखेंगे, अब आप कंप्यूटर में टाइप करेंगे। तो आपको जो सबसे पहली प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है या पड़ेगा वो है टाइपिंग। इस पर मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प भी कर दूंगा आपको, लेकिन आपसे बच्चे की रिक्वेस्ट है कि आपने जब इस पेपर की तैयारी करनी है तो साथ साथ अपनी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ानी है। उसके लिए इंटरनेट पे बेशुमार टाइपिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं और उन तमाम के तमाम टाइपिंग सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल करके अपनी टाइपिंग स्पीड को इन्हेंस कर सकते हैं। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हाउ टू यूज़। आपने इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसमें तो मैं आपको हिंट दूंगा और इसको मैं बाकायदा तौर पर अभी आपको डेमो देता हूं कि आपने क्या क्या चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ आपके पास अवेलेबिलिटी है, मैंने दोनों प्रॉब्लम आपके सामने लिख दी है। यू हैव टू टाइप योर आंसर एंड सोल्यूशन, यूज़ ऑनलाइन टाइपिंग सॉफ्टवेयर। ये बच्चे आपके साथ ये मैंने शेयर की हैं। ये 4 मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, ये चारों टॉप के सॉफ्टवेयर जो आप टाइपिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनमें से एक सॉफ्टवेयर का नाम है आपके पास टाइपिंग मास्टर। ये आगे उसकी तफसील भी लिखी हुई है कि ये पीपल हु वांट टू हैव फन वाइल लर्निंग, यानी लर्निंग को वो मजाक के अंदाज में या बहुत अच्छे अंदाज से सीखना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, वो ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे। दूसरा आपके पास है आपके पास टाइपिंग कॉम, ये किड्स के लिए होता है लेकिन ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा बच्चे आपके पास है जी टाइपिंग क्लब, दीज या दोज हु वांट टू इफेक्टिव टाइपिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। जबकि मैं अगर आप ये समझते हैं कि अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन मांगे तो आप कौन सा इस्तेमाल करें, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप टाइपीज जो है बेसिकली इसको इस्तेमाल करें। टाइपीज जो है ये हर तरह के लोगों के लिए होता है, डिज़ाइन जनरल पर्पज़ है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन फिर भी बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, एक मतलब ट्राई करके देख लें, जिससे आपको ज़्यादा फैमिलियरिटी महसूस होती है, ईजी टू यूज़ लगता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ कम टू द बिग एरिया कि हमारा जो आई कैप का जो सॉफ्टवेयर है ये कैसे काम करेगा, इसमें क्या क्या वर्किंग होगी। मुझे लुक एट दिस। सबसे पहली चीज़ आपने अपना आईडी यहाँ पर एंटर करना है और आपने अपना पासवर्ड जो है एंटर करना है। उसके बाद ये एक आएगी आपके पास इंस्ट्रक्शन, ये आपने बहुत केयरफुली रीड करनी है। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सारी नई बातें भी हो सकती हैं एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो बटन है बच्चे ये नेविगेशन का बटन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इस नेविगेशन बटन से आगे जाएगा। जिसको आप क्लिक करेंगे उसके लिए आपके पास ये आंसर की जगह आएगी। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे आपकी लर्निंग के लिए वो आपने ये समझ लेनी है कि आंसर आपने यहाँ देना है। ये नीचे आपका रफ अमल है, जो अगर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई आपने ग्राफ बनाना है, कोई आपने वर्किंग करनी है, यहाँ आप आंसर अपना कल रफ अमल करेंगे और रफ अमल करके यहाँ आंसर देंगे आप। ये ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे तो ये अगले क्वेश्चन पर चला जाएगा।
इसी तरह अगर आपने को ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाएं, लेकिन आंसर उसी में होगा। वो आंसर क्या है? वो वर्ड की एक आपके पास फॉर्म है, तो वर्ड के फॉर्मेट में आपने आंसर देना है। एक्सेल की शीट या ग्राफ या कोई और दूसरा जो सॉफ्टवेयर आपको साथ अटैच करके दिया जाएगा वो रफ अमल के लिए है, और उसको ज़ाया करना ज़रूरी नहीं है, आप उसको उसमें रहने दें, कोई बात नहीं। यहाँ से कॉपी करें, ऊपर जाके पेस्ट कर दें, तो नीचे वाली चीज़ को एग्जामिनर ने इसको कभी भी इसको जो है वो फोकस नहीं करना। ये पूरी डेमोन्स्ट्रेशन आई कैप की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैंने चंद एक चीज़ें इस पर डिस्कस करनी है आपसे। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो ये देखिएगा बच्चे, एक क्वेश्चन में आपको हर एक ऑप्शन सामने आएगी, उस क्वेश्चन की ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे, और ऑप्शन को क्लिक करने के बाद ये देखिए ये ऑप्शन क्लिक होगी, तो यहाँ ए बी सी डी में से एक वक्त में आप एक आंसर को चूज कर सकेंगे। तो ये सारे सवाल आप एक ही वक्त में मैनेज कर सकते हैं। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी बच्चे आपके पास, वो है ओवरव्यू। इससे मुराद है कि ये सवाल अभी आपने ये सवाल सॉल्व नहीं किए भी आपने, और ये वो सवाल है जो आपने अभी सॉल्व कर लिए हैं या आपने इनको अटेम्प्ट कर लिए हैं। अगर आपने कोई सवाल अभी आधा सॉल्व किया है तो आप फ्लैग कर सकते हैं। ये फ्लैग है बच्चे। इस फ्लैग से मुराद है कि अभी आपने सवाल जो है वो आधा किया है, अभी आपने मजीद करना है। तो जैसे ही आप फ्लैग को क्लिक करेंगे, ये देखिए अभी ये फ्लैग को क्लिक करेगा तो देखिएगा इन पर फ्लैग आ जाएगा। उससे लुक एट दिस, ये आपने फ्लैग को क्लिक किया, ये जिसको फ्लैग को क्लिक किया जैसे आप ओवरव्यू में दोबारा आएंगे, देखिए इस पर भी फ्लैग लगा हुआ है, इस पर भी फ्लैग लगा हुआ है। इससे मुराद ये कि ये दो सवाल ये आपने अटेम्प्ट नहीं किया और ये भी आपका अंडर रिकंसिडरेशन है, तो आपने भी उसको छोड़ दी है। ये मैंने बताया नेविगेशन बटन है, नेविगेशन में जिस नेविगेट को आप करेंगे इधर सवाल आएगा, सवाल के बिल्कुल ऑपोजिट उसके सामने उसका क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद सॉफ्टवेयर मैनेज करेगा। तो ये बच्चे इसका मेन काम है। अभी इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने एक मरतबा सिस्टम से बाहर निकल गए तो ये देखिए आपको बताएगा ये आपने कौन कौन सवाल सॉल्व कर लिए, और अगर आपने लॉग ऑफ का बटन दबा दिया एक मरतबा, दोबारा वापस नहीं आ सकेंगे आप। लॉग ऑफ से पहले आप वापस जा सकते हैं। अगर आपने लॉग ऑफ कर दिया, दोबारा आईडी देंगे, क्लिक करेंगे, ये एरर देगा। ये देखिए ये एरर आ गया कि अब आप दोबारा एंटर नहीं हो सकते। तो ये याद रखिएगा, ये इस सॉफ्टवेयर के अंदर चंद एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस सॉफ्टवेयर की डिमॉन्स्ट्रेशन आप एक मरतबा ज़रूर 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 अपने जो है वो आई कैप की वेबसाइट से ज़रूर देख लीजिएगा जी। नाउ कम टू द सेकंड एरिया। दी एग्ज़ाम टिप्स। नहीं बेटे, एग्ज़ाम टिप्स बिफोर एग्ज़ाम के लिए हैं कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चूँकि आप सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन जो है बेसिकली यहाँ पर रीड आउट करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने प्लान खुद से बनाना है, चूँकि आपको पहले दिन ही तमाम की तमाम वीडियोज़ मिल जानी है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने रोज़ाना एक वीडियो सुननी है, दिन में दो वीडियो सुननी है, या एक वीडियो को 10 मरतबा सुनना है। ये प्लान आपने बनाना है। अपनी जो आपकी लर्निंग हैबिट है और जो आपका अपना एक अंदाज़ है, आप उसको खुद से जज करेंगे, और उसके मुताबिक प्लान योर स्टडी प्रॉपरली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो वीकली शेड्यूल। आपने जो प्लान बनाया बच्चे इसको थ्रू आउट लेके चले, अगर आपने इस पेपर को पहले अटेम्प्ट में काबू करना है। नंबर 2, अटेम्प्ट ऑनलाइन डेमो एंड मॉडल पेपर इफ़ अवेलेबल। आपको मालूम है कि आपका जो ऑनलाइन डेमो है आई कैप ने आपको देना है, तो वो आपने ऑनलाइन डेमो ज़रूर लेना है ताकि आप उस पर देख सकें कि सवाल को एक मरतबा प्रैक्टिकली कैसे हैंडल करना है। ये आपका जो एग्ज़ाम में फियर होगा ना कि मैं सॉफ्टवेयर कैसे चलाऊंगा, ये फियर रिड्यूस कर देगा आपका ये डेमो। और मॉडल पेपर तो आपके पास नहीं, लेकिन आपके पास पास पेपर मौजूद है, तो आप पास पेपर ज़रूर मैनेज करके जाएंगे। स्पीड अप योर टाइपिंग स्पीड। अपनी टाइपिंग स्पीड को ज़रूर बढ़ाएं क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फोकस ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट एंड पर्पस ऑफ ईच टॉपिक। मुझे रट्टे नहीं लगाने आपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये वाला पॉइंट, अपने कॉन्सेप्ट को इतना क्लियर कर लें कि आप अपने लफ्ज़ों में उसको लिखने की सलाहियत पैदा कर लें। देन कंप्लीट योर सिलेबस प्रायर टू रिवीजन सेशन। कोशिश करें कि जो आपको रिवीजन होगा, डेफिनेटली रिवीजन आखिरी मंथ में हुआ करती है, लास्ट मंथ। जैसे दिसंबर में पेपर है तो नवंबर के को 12, 13, 14, 15 को रिवीजन होगी, तो आपसे हम रिक्वेस्ट है उससे पहले पहले आप अपना पूरा सिलेबस एक मरतबा गो थ्रू कर चुके हों, उसकी तैयारी कर चुके हों, ताकि रिवीजन के अंदर जो आपको एग्जाम टिप्स दी जाए आप उनको फॉलो कर सकें। प्रॉपरली कवर एंटायर सिलेबस। पूरा सिलेबस हिट एंड ट्रायल और रैंडम वर्किंग ना करें और सिलेक्टिव स्टडी ना करें। जो भी करना है करना पूरा ही है। हाँ, तैयारी का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है कि पहले मैंने एथिक्स तैयार करना है, फिर मैंने IT तैयार करना है, फिर मैंने HR तैयार करना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन
ये नहीं करना कि अच्छा चैप्टर 1 कर लेता हूँ फिर चैप्टर 10 कर लेता हूँ। ये सिलेक्टिव स्टडी होती है, ये आपके प्रोफेशन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोफेशनल स्टडीज़ में देयर इज़ नो सिलेक्टिव स्टडी। अटेम्प्ट द कंप्लीट पास पेपर विद इन टाइम लिमिट। बच्चे भैया पूरी कोशिश करें कि अगर आप एक दिन बैठे एक पास पेपर पूरा करें, लेकिन बच्चे एक पास पेपर पूरा नहीं भी करना तो मैं आपको इसका आसान हल बताता हूँ। आपके पास 3 घंटे का पेपर होता है, अल्टीमेटली आपने 3 घंटे के अंदर पेपर सॉल्व करना है। आपको मालूम है 3 घंटे का मकसद है, आपके पास 180 मिनट्स हैं, 180 मिनट्स, और आपके पास मार्क्स कितने हैं, 100 मार्क्स। इसका मकसद हुआ कि 1 मार्क के लिए 1 मार्क्स के लिए यू हैव 1.8 मिनट। तो अगर आप 5 नंबर का 7 नंबर का सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइड 1.8 करके देख लें, उतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर वो सवाल आपका सॉल्व होना चाहिए। ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो फिर कहीं जाके यू वुड बी एबल टू सॉल्व योर कंप्लीट पेपर इन एग्जामिनेशन हॉल, वरना अदरवाइज दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट। और इस मतलब आपको मालूम है 2 मसले हैं, एक तो आपने कलम इस्तेमाल नहीं करना, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, उसकी टेंशन है, फिर टाइपिंग करनी है, उसकी टेंशन है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं, इसका ख्याल रखना है बच्चे आपने। इसलिए इसके लिए इस पॉइंट के मुताबिक आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मीटिंग रेगुलरली विद योर टीचर। मैं आपको पता है आपके साथ व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँगा। आपको व्हाट्सएप पे कोई चीज़ मुझसे पूछनी है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई चीज़ मैनेज करनी है, कोई डिस्कस करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। टेलीफोन को तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ना करें या व्हाट्सएप कॉल ना करें, लेकिन आप अपना वॉइस मैसेज का मतलब मुझे कन्वे कर दें या अपना टेक्स्ट मैसेज मुझ तक सेंड कर दें, ताकि मैं जब भी फारिग हूँ उसको देखने के बाद इंशाल्लाह होपफुली मैं जैसे ही फारिग हूँगा मैं आपको उसका एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दूंगा। नेक्स्ट, टेक अ प्रॉपर फुल नाइट स्लीप बिफोर एग्जाम। बच्चे ये लास्ट डे के लिए है कि जिस दिन आपने एग्जाम के लिए जाना है, बस आपने उस दिन रात को बैठ के पढ़ना नहीं है। बस जितना आपने पढ़ना था पहले 3-4 महीने में पढ़ ली है, अब आपके पास वक्त है। रेस्ट इज़ बेस्ट फॉर टेस्ट। तो आपने पूरी कोशिश करनी है कि अब आपने रेस्ट करना है और कम से कम किताब को 5 घंटे पहले बिल्कुल साइड पर रख देना, वरना ये आपके लिए एक नई टेंशन क्रिएट कर देगी। कोई नई चीज़ आपने देख ली तो जो आपने 99% तैयारी की हुई है वो एक तरफ रह जानी है, और जो 1% आपने तैयारी नहीं की हुई वो आपने किताब से देख लिया, उसकी टेंशन एग्जाम में आपको तंग करेगी। तो आपने 5 घंटे पहले किताब को बिल्कुल खैराबाद कह देना है। नाउ द लास्ट वन, दैट इज एग्जाम एनालिसिस। मेरे जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा पासिंग परसेंटेज 50% है। नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें बिल्कुल नहीं पता होते कितने आएंगे, लेकिन टोटल मार्क्स हमें मालूम है कि वो 100 नंबर का होता है, और मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन ये भी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना पता है कि आई कैप ने मुझे ग्रिड दी है कि एक टॉपिक पे बड़े से बड़ा सवाल 25% का आ सकता है। टोटल टाइम अलाउड 3 आवर्स 15 मिनट। 15 मिनट आपका रीडिंग टाइम है और 3 आवर्स आपका टोटल राइटिंग टाइम है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, 2 तरह के सवाल होते हैं, अप्लाइड एंड मेमोराइज। बच्चे मैंने बताया था कि मेमोराइजेशन से मुराद है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, लेकिन मेरे ख्याल है अब एग्जामिनर बहुत रेयर चांस होता है कि इस तरफ जाए। मोस्टली एग्जामिनर का सवाल अप्लाइड पर होता है, एग्जामिनर अप्लाइड सवाल देता है। मैंने बताया था अप्लाइड क्या है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक केस स्टडी आपके सामने रख दी जाएगी और आपने उस मॉडल या उस थ्योरी को उस केस और उस सिचुएशन के मुताबिक अप्लाई करना है। अब आपका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो सकता, सिचुएशन के मुताबिक होगा। और स्टाइल ऑफ क्वेश्चन आपके पास स्मॉल केस, मीडियम केस और सिंपल। इससे बना था केस स्टडी, केस से बना था केस स्टडी, तो आपको छोटी केस स्टडी भी हो सकती है, मीडियम साइज की भी हो सकती है, और सिंपल बहुत ही आसान सी हो सकती है। मुझे मोस्टली मेरी परसेप्शन ये है कि आपको CFAP के पेपर में ये वाली केस स्टडी ज़्यादा आती हैं, यानी ज़्यादा ये आती हैं, और बहुत रेयर होती हैं सिंपल, और थोड़ी कम होती हैं स्मॉल। तो मैं अगर प्रायोरिटी सेट करूँ तो ज़्यादा ये होती हैं, ये उसके बाद होती है, सबसे कम ये होती हैं। तो ये इस तरह आपके पास 3 डिफरेंट जो है बेसिकली पेपर का अंदाज के सवाल है। आइए ज़रा इनको देखते भी हैं। हमारे पास जैसे कि हमने देखा 2 तरह के सवाल हैं, सिंपल क्वेश्चन। मेरे सिंपल क्वेश्चन जनरल मेमोराइजेशन के सवाल है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ एक्सप्लेन व्हाट इज एथिक्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एथिक्स आर देयर, एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल ऑफ कोड ऑफ एथिक्स ऑफ ICAP। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, इसको आप अप्लाइड नहीं कह सकते। लेकिन बच्चे अगर मैं ये कहूँ कि एक कंपनी है, उस कंपनी में मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने ये एक्टिविटी परफॉर्म की, ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म की, ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म की, और ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, तो बताइए एज पर ICAP कोड ऑफ एथिक्स विच एक्टिविटी इज अकॉर्डिंग टू दी ICAP कोड ऑफ एथिक्स एंड विच वाज नॉट।
अब ये अप्लाइड सवाल है। इसके पीछे आपको कोई ना कोई केस स्टडी पूरी दी होगी, जैसे मैंने अभी बताया वो मीडियम साइज़ की हो सकती है, स्मॉल साइज़ की हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। तो बेशुमार हमारे पास केस स्टडीज होती हैं। तो अप्लाइड सवाल बच्चे हमारे पास जो होते हैं वो इस अंदाज के होते हैं। लेकिन अप्लाइड सवाल की दो किस्में होती हैं। एक किस्म तो बहुत आसान होती है, एनालिसिस ऑफ द करंट पोजीशन, जो कंपनी में इस वक्त चल रहा है, जो इस वक्त कंपनी में हो रहा है, आपने सिर्फ वो डिस्कस करना होता है। ये बहुत आसान काम होता है। ये जो आपके चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक के जो मॉडल हैं वो आपके ऑलमोस्ट इसी पे काम, बल्कि हम सॉरी चैप्टर 4 तक, तो 4 चैप्टर बनते हैं वो सारे इसी पर होते हैं। और ये जो एरिया है आपका सोल्यूशन एंड रिकमेंडेशन, मुझे ये मुश्किल पार्ट होता है। इसमें से कोई 20% 30% किताब से मिल जाता है, बाकी सारा आपने इमीडिएटली मैनेज करना होता है। और यहाँ से जो आपके एग्ज़ाम आते हैं, चैप्टर नंबर आपका आता है 5, चैप्टर नंबर 6, ये मोस्टली यहाँ से होता है। और चैप्टर नंबर 10 भी यहाँ से होता है, जो आपका एक ही पार्ट है। गो के चैप्टर नंबर 10 यहाँ से भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो मैंने चैप्टर आपको मेंशन किए हैं, ये वो चैप्टर्स हैं जो इस एरिया से बिलोंग करते हैं। मेरे सोल्यूशन से क्या मुराद है, आपने फ्यूचर प्लान बना के देना होता है। मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी करंट पोजीशन ये है कि आपकी कंपनी के पास इस वक्त मार्केट शेयर इतना है, और उसके साथ साथ आपके पास बहुत ही एक्सपर्ट टीम है, और कंपनी का रेवेन्यू उस वक्त ये है, और कंपनी के कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं। तो वो आपसे रिकमेंडेशन मांगता है कि इन हालात को देखते हुए फ्यूचर में आप अपने इस पूरे के पूरे मामलात को रिटेन कैसे रख सकते हैं। तो इसको रिटेंशन की स्ट्रेटजी कहते हैं। और इसी तरह बच्चे वो कहता है करंट हालात ये हैं कि आपकी कंपनी में एचआर अच्छी नहीं है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, कंपनी की सेल्स भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो बताइए हाउ वी कैन गेट दैट, हाउ वी कैन गेन दैट स्ट्रेटजी। तो ये बच्चे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पर मेंशन की जा सकती हैं। तो ये था बच्चे हमारा आज का कंप्लीट जो है वो एनालिसिस। और ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हमने आज के दिन के अंदर इस तरह की चंद एक मोटी मोटी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करनी थी कि हमारे सवाल कितने तरह के होते हैं, और हम इस पेपर को अच्छी तरह से पहली अटैम्प्ट में कैसे पास कर सकते हैं, और उसी तरह हमारे पास इस पेपर के अंदर जो है वो कितने पास पेपर की रेशोज़ में ग्रिड को कितना फॉलो किया गया है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आज का हमारा मेन कंटेंट था। तो इंशाल्लाह अपने फर्स्ट लेक्चर से हम कुछ और चीज़ें भी, यही चीज़ें इनमें से कुछ चीज़ें रिवाइज भी करेंगे, और फिर इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 से अपने चैप्टर का आगाज़, अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तो अगले चैप्टर तक के लिए और अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।